नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हुए थे। सीएम योगी सड़क मार्ग के जरिए कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां बांके बिहारी के दर्शन पूजन उन्होंने किया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बेहद खास पिछले दिनों जिस तरीके से ईदगाह वाले मामले को लेकर के मथुरा चर्चा में रहा, ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के सभी की विशेष निगाह इस दौरे पर बनी हुई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रण में चुनावी समर का आगाज हो गया है। इस बार ये रण लोकसभा उपचुनाव का है और इस रण में इस बार फिर भाजपा और सपा आमने सामने होंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। भाजपा और सपा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस बार गढ़ सपा का है और अवसर दोनों ही प्रमुख दलों के लिए है। दोनों ही लोकसभा सीटें सपा के दिग्गज चेहरों की है, तो साफ है कि उपचुनाव में सपा के लिए ये दोनों सीटें नाक का सवाल है। हालांकि भाजपा ने दोनों ही सीटों के लिए अपने प्रत्याशी का सबसे पहले ऐलान कर दिया था। आजमगढ़ से भाजपा ने एक बार फिर भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल निरुहा पर विश्वास जताया है, तो वहीं रामपुर से घनश्याम लोधी को मौका दिया है, जबकि लास्ट मोमेंट तक सपा ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा और फाइनली लोकसभा उपचुनाव के लिए रामपुर सीट से सपा का प्रत्याशी बदल दिया गया। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आजमगढ़ और रामपुर सीट के प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। आजमगढ़ से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई को मौका मिला है, जबकि रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब रामपुर सीट से तंजीन फातिमा की जगह आसिम रजा को सपा उम्मीदवार बनाया गया है। आजम खान ने खुद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचकर ये घोषणा की है। आसिम रजा सपा के रामपुर नगर अध्यक्ष रहे हैं। रजा आजम खान के करीबी हैं। रामपुर सीट पर नामांकन से पहले प्रत्याशी बदल गया। चर्चा थी कि आजम खान अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन नामांकन का वक्त खत्म होने से लगभग 1 घंटे पहले आसिम रजा का नाम ऐलान किया गया। बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर भोजपुरी अभिनेता निरुहा को उम्मीदवार बनाया है। निरुहा ने साल 2019 के संसदीय चुनाव भी इस सीट से लड़ा था। हालांकि आजमगढ़ सीट पर तब वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से हार गए थे। रामपुर सीट से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर सीट से पूर्व में चुनाव लड़ा था और एक बार उन्होंने जीत भी हासिल की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नकवी खुद इस बार इस सीट से चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक नहीं थे, ऐसे में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा हर हाल में इन दोनों ही सीटों को अपने पास रखने की पुरजोर कोशिश करेंगी और भाजपा का प्रयास होगा कि जनता के हाथों में साइकिल की हैंडल की जगह कमल का फूल थमा सके। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाराणसी में मंत्रालय की तरफ से 8 साल में हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई हैं। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकल्प सभागार में हुई समीक्षा पर उन्होंने कहा कि आज 2 पीढ़ियों का फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। हेल्पलाइन नंबर 1098 की सहायता से 2014 से लेकर 2021 तक करीबन 18 लाख बच्चों का संरक्षण किया गया। 18 साल से पहले शादी करने की कुल 21 लाख घटनाओं पर रोक लगाकर उन बच्चियों का जीवन हमने संवारा है। इन 8 सालों में कई तरह के हेल्पलाइन नंबर 70 लाख महिलाओं तक मदद पहुंचाती नजर आई हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 7 जून को नामांकन कर सकते हैं। 6 जुलाई को
यूपी विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए 20 जून को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और सोबरन सिंह यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। शेष 2 नाम तय करने में पार्टी को सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। सपा की सहयोगी सुभाषपा भी एक सीट लेने के लिए दबाव लगातार बना रही थी। कुछ और नेताओं से भी पार्टी वादा कर चुकी है। ऐसे में 2 सीटों के प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा खींचतान हो रही है। तो वहीं कानपुर में 3 जून को हिंसा करने वाले संदिग्ध उपद्रवियों का पहला पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में 40 आरोपियों की फोटो दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी शहर के नई सड़क इलाके में दंगा फैलाने के आरोपी हैं। पुलिस इस पोस्टर को सोशल मीडिया के जरिए वायरल करते हुए इनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि इनकी सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जल्द ही अन्य आरोपियों को इसी तरीके से पोस्टर जारी किए जाएंगे। नई सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज निकालकर हिंसा करने वालों की पहचान की गई है और फिर उनका नाम पता की जानकारी करने के लिए पोस्टर के तौर पर ये जो तमाम तस्वीरें जारी की गई हैं। भारत ने पैगंबर मोहम्मद विवाद पर पाकिस्तान को 2 टूक सुनाने के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन को भी खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर देश की आलोचना किए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनिए। बीजेपी के 2 नेताओं की तरफ से पैगंबर को लेकर विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर कानपुर में हिंसा हुई और देश बाहर भी कई मुस्लिम देशों ने भी इसका विरोध जताया है। भारत ने पैगंबर मोहम्मद विवाद पर पाकिस्तान को 2 टूक सुनाने के बाद इस्लामिक सहयोग संगठन को भी खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणी को सिरे से खारिज करता है और इस बात पर जोर देता है कि भारत सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखता है। बागची ने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने एक पूजनीय हस्ती के खिलाफ आक्रामक ट्वीट और अमर्यादित टिप्पणी की। ये टिप्पणियां किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती। उन्होंने कहा कि संबंधित निकायों ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बीजेपी ने विवादित बयानों के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी नेतृत्व ने बीजेपी से निष्कासित करने का फैसला किया। दोनों नेताओं की विवादित टिप्पणियों को लेकर कई खाड़ी देशों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध के बीच बीजेपी ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार्य नहीं है। इस बीच बागची ने कहा कि ये खेदजनक है कि OIC सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारतपूर्ण टिप्पणी की। यह निहित स्वार्थी तत्वों की शह पर उसके विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने OIC की टिप्पणी पर मीडिया के सवालों के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम OIC सचिवालय से आग्रह करते हैं कि वह सांप्रदायिक रुख को आगे बढ़ाना बंद करे और सभी धर्मों और आस्थाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। OIC ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भारत की आलोचना की थी और संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया था कि मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पैगंबर मोहम्मद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी, लेकिन भारत ने पड़ोसी देश को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में दुनिया जानती है। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों पर जुल्म किए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया था कि भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक स्वतंत्रता और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है। पाकिस्तान ने इन विवादित टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। बोर्ड ने दोनों सदस्यों के निलंबन को बताया नाकाफी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त सजा की मांग की है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानून बनाने की मांग की है। धर्मों के अपमान पर सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, यह कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर की घटना के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसके बाद माफियाओं, गैंगस्टर और गंभीर अपराधियों के जिलेवार लिस्ट तैयार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने और माफियाओं की अवैध संपत्ति, जो कि उन्होंने अवैध संपत्ति के तौर पर अर्जित किया, उसको कुर्क करने की बात लखनऊ एडीजी प्रशांत कुमार ने की है। उन्होंने पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराधियों पर तंज कसने और युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की बात कही। सुनिए। प्रदेश पुलिस द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं और गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार सराहनीय तरीके से की जा रही है। माफियाओं तथा गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की जनपदवार सूची उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अद्यतन कर तैयारी की गई है, जो कानून व्यवस्था शाखा द्वारा निरंतर निगरानी करते हुए ऐसे सभी कुख्यात अपराधियों तथा माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपराध कर अर्जित की गई संपत्तियों की जब्तीकरण कर उनकी आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन किया जा रहा है। शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत सोमवार को अयोध्या पहुंचे। यहां संजय राउत ने रामलला के दर्शन किए और संजय राउत ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अयोध्या आने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग हम महाराष्ट्र में जनहित के कार्य में लगाते हैं। उन्होंने कहा, हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में रामलीला का दर्शन करने आए हैं, इसका राजनीतिक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 जून को महाराष्ट्र के मंत्री और सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे भी रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अच्छा से रामलला का दर्शन करने हमारी एक भावना है सर। अयोध्या में आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शिंदे साहब बोल रहे थे जब हम वहाँ दर्शन करने गए, उनका भी यही कहना कि यहाँ आने से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हमें, और ये ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं और महाराष्ट्र में हमारे हाथों से बहुत बड़ा काम है देश के लिए, समाज का। तो लगभग 2 साल से हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड था और समस्या की हम नहीं आ सके। कानपुर के बाद अब आगरा में बाइक की मामूली टक्कर के बाद 2 समुदाय भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव ताजगंज के बसई खुर्द इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि बसई खुर्द इलाके की सड़क बनाई जा रही थी और दोनों तरफ टाइल्स पड़े हुए हैं। एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक स्लिप हो गई और एक व्यक्ति से टकरा गई। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और कहासुनी अचानक पथराव में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे। पथराव की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है। वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दरअसल 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया है कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में दोषी करार दिया। वाराणसी में हुए धमाके के बाद वलीउल्लाह की तरफ से कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि इन तीनों धमाकों में 5 आतंकियों का हाथ है। इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर सुरक्षा बल ने सीमा पर मार गिराया था। वाराणसी ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को आज 2 केसों में फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। गाजियाबाद कोर्ट में मौजूद हैं हम, जो लगातार 16 साल से इस केस को लड़ रहे थे। डीजीसी क्रिमिनल राजेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं पूरे केस के बारे में। सर, पूरे 16 साल ये केस चला है सर, किस तरीके से आपका व्यवहार रहा उस आरोप को लेकर, केस को लेकर सर, इस बारे में?
मेरा व्यवहार ठीक रहा, व्यवहार में क्या है। सर किस तरीके से आरोप सिद्ध हो पाए और वलीउल्लाह को जब सजा सुनाई गई आज तो कैसा उसकी गवाहों ने अच्छी गवाही दी, उसके आधार पर सजा हुई है। गवाहों ने वलीउल्लाह को घटना स्थल पर भी पहचाना है और माननीय न्यायालय में जब गवाही हुई तो उस समय भी गवाहों ने वलीउल्लाह को पहचाना कि ये वही व्यक्ति है जिसने ये घटना कारित की है। सर किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई है और क्या अर्थदंड दिया गया है और किस में आजीवन कारावास? हाँ जी, इसमें 3 है। क्या तुम एक बार गिन लो शर्मा जी से, मेरे को बार बार कन्फ्यूजन होता है। 3 है आजीवन, मुझे लगता है। जहाँ तक संकट मोचन मंदिर में जो हमला हुआ था उसमें 7 लोग मारे गए थे और उसमें माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा उसमें लगी हुई थी, उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कितना अर्थदंड दिया गया है? अर्थदंड कुल मिलाकर के यदि संकट मोचक मंदिर वाले मामले में 2,65,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और जो दशाश्वमेध घाट वाला बम प्लांट करने का मामला था उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1,40,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। वकील साहब एक बात इसमें संशय बना हुआ है, इस केस में 3 लोगों के नाम और भी थे, पुलिस क्या उन्हें ढूंढ नहीं पाई? किसकी इसमें कमियां रही, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं कमियों पर कोई प्रकाश नहीं डालूंगा। 3 लोग विवेचना के दौरान ये आया था कि 3 लोग बांग्लादेशी थे, मतलब वो ट्रेस नहीं हो पाए थे और एक जुबैर था इसमें शामिल। उस जुबैर की पुलिस एनकाउंटर में 2006 में ही 5/4/2006 को LOC पर लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में मारा गया था वो। वकील साहब इस केस में एक पुख्ता सबूत ये भी मिला था कि इसमें कश्मीर को जो आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चल रही थी उसको लेकर भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें इसके ताल्लुकात वलीउल्लाह खान से निकले थे। इसके बारे में कुछ प्रकाश बताना चाहेंगे? ये मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी और माननीय न्यायालय ने गवाहों के बयानात और उसके आधार पर सजा की है। जज ने यह भी कहा है कि जब तक इसको फांसी पे लटकाया जा सके, जब तक इसकी मौत ना हो जाए। इसको लेकर जब ये फैसला सुनाया गया तो वलीउल्लाह का चेहरे का रिएक्शन क्या था? मैंने सुनने में आया कि वो रो रहा था। मैंने वलीउल्लाह की तरफ कोई दृष्टि नहीं डाली, मेरी दृष्टि न्यायालय पे थी और अपनी दलीलों पर थी। वकील साहब ऐसा भी है कि क्योंकि आज कई लोग जो मारे गए थे या जो लोग इससे प्रभावित हुए थे, घायल हुए थे, आज उनको इंसाफ मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी जीत है? न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और घटना में हताहत हुए जो लोग, उनके परिवारों को, उन्होंने अपने आत्मीय जनों को खोया है, इसका दुख उनके मन में तो है ही और उनको इसका संतोष है कि ये सजा हुई है। देखिए 16 साल बाद ये फैसला आया है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला वाराणसी के अंदर ये घटना घटी थी जिसमें मुख्य आरोपी जो था वलीउल्लाह, आज उसको गाजियाबाद की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट के जितेंद्र सिन्हा के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है और एक केस में उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है क्योंकि न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा इंसाफ वलीउल्लाह को फांसी देने के बाद किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि पुण्य स्मृति में 4 दिवसीय कथक कार्यशाला की शुरुआत हुई है। कार्यशाला का आयोजन शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध एब्स्ट्रैक्ट डिवाइस डांस फाउंडेशन संस्थान ने किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष माधवी भट्टाचार्य ने बताया है कि 4 दिवसीय कथक कार्यशाला कथक सम्राट बिरजू महाराज को समर्पित की गई है। हरिद्वार के सेक्टर 4 के सामुदायिक केंद्र में कार्यशाला का उद्घाटन BHEL के महाप्रबंधक नीरज दवे ने किया। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं होने से हमारा सर शर्म से झुक जा रहा है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। देखिए उत्तरकाशी में
डामटा के पास जो बस दुर्घटना हुई है वो सभी मध्य प्रदेश के भक्तजन थे, श्रद्धालु थे, यात्री थे और उसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनका पूरा अमला, अधिकारीगण वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रश्न चिन्ह भी है, सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं, हमारी सड़कें कैसी हैं, हमारी संचालन व्यवस्था कैसी है, परिवहन की जो एक चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए उससे सरकार विभाग कोसों दूर है। रुड़की गंगनहर में नहाते समय 5 युवक अचानक लापता हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 2 युवक पानी में तेज बहाव में लापता हो गए, जिनमें से एक युवक का शव पुलिस ने गंगनहर से बाहर निकाल लिया और दूसरे युवक की तलाश अभी भी की जा रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।